क्या आप जानते हैं कि असम में 68 लोग अब तक मर चुके हैं। ये लाइन आपने कहीं नहीं देखी होगी, और अगर गलती से देखी भी होगी तो शायद स्क्रॉल कर दिया होगा। लेकिन आज इस लाइन पर मैं चर्चा करूंगी और मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि ये लाइन झूठ नहीं है, पर अफसोस की सच भी नहीं है। 68 वहां तक की गिनती है जहां कोई पहुंच सका है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं करीब 80,000 लोगों तक सरकार पहुंची ही नहीं, और जहां कोई पहुंचता नहीं वहां की गिनती भी नहीं आती। अब जो बच गए वो कहते हैं कि सिर्फ 15 मिनट था, 15 मिनट में ये तय करना था कि क्या उठाना है, किसे उठाना है और किधर भाग जाना है। कई जगहों पर पानी 10 मीटर से ऊपर चला गया, यानी कई मंजिला। जिन गांवों में ये हुआ उन गांवों के लोगों ने जिंदगी में पहले बाढ़ देखी ही नहीं थी, और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और ये जगहें बहुत दूर नहीं है, बस शायद दिल्ली से दूरी नॉर्थ ईस्ट की कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि शिव सागर भी हमारा है, जोरहाट भी हमारा है, चराई देव भी हमारा है, और आज ये पानी में डूब रहे देश के बाकी हिस्से से कट रहे हैं। और जब कोई इलाका कटता है तो अफसोस की उसकी खबरें भी कट जाती है। और इसीलिए आज मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि पिछले 15, 20, 25 दिनों में आपने कितनी बार असम का नाम सुना, कितनी बार उस पर प्राइम टाइम में डिबेट हुई, कितनी बार बहस हुई, जबकि 68 लोग मर चुके हैं सरकारी आंकड़े के मुताबिक। ये सवाल मैं खुद से ही पूछ रही हूं, क्योंकि असम हमारी नजरों से भी ओझल हो रहा है। लेकिन आज इस पर हम बात करेंगे। आज बात करेंगे सवाल से जवाब करेंगे, क्योंकि सरकार ने कहा कि नागालैंड में बादल फट गया। अब बादल फटना इतना जादुई शब्द है कि जैसे ही ये शब्द आता है सारी जिम्मेदारियां जो है वो प्रकृति पर चली जाती हैं। आसमान पर केस बंद। लेकिन जब मौसम विभाग ने कहा कि बादल फटा ही नहीं, और ये भी कहा कि इतनी बारिश यहां नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, और अकेली बारिश से ये तबाही समझाई भी नहीं जा सकती। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब सरकार का अपना ही विभाग कह रहा है तो क्या इतनी ज्यादा तबाही असम में होनी चाहिए थी? और अगर ये तबाही हुई तो फिर असम की खबर गायब क्यों हो रही? अगर आसमान ने ये नहीं किया तो फिर किसने असम के इतने लोगों को छीन लिया? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और आज इस सवाल पर हम बात करेंगे। आज से कई साल पहले असम बाढ़ कवर करने के लिए कोविड के दौर में बहुत सारे लोग गए। तब जो हालात थे वो बहुत पीड़ादायक थे, लेकिन अफसोस कि आज इतने सालों बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। इसीलिए आज मैं बस 3 सवाल पूछना चाहती हूं। अगर बारिश पूरी वजह नहीं है तो बाकी वजह क्या है, वो किसने बनाई? दूसरा जवाब यह है कि जहां बाढ़ हर साल आती है वहां 70 सालों में कितनी तैयारियां हुई, पैसा कहां गया? और तीसरा ये कि असम में बाढ़ का इलाज है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और आज इन तीनों सवाल पर हम बड़ी बेबाकी से सरकार से, सिस्टम से पूछना चाहेंगे। लेकिन इन सवालों की शुरुआत करें उससे पहले असम के लोगों से और देश के लोगों से हमारी गुजारिश है कि हमारी ताकत में आप भी हौसला अफजाई कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम आपका साथ निभाएंगे और आपकी हर खबर को मजबूती से उठाएंगे। अब सवाल कि असम में हो क्या रहा है, तो असम में 7.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, और ये 7.5 लाख का आंकड़ा जो है सुनकर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। इसे ऐसे समझिए, सबसे बुरे वक्त में अकेले शिव सागर के करीब 3.5 लाख लोग पानी में, चराई दो में 1.25 लाख लोग। असम में बाढ़ के कारण पूरा का पूरा जिला पानी में बैठा था। राज्य में 56 हेक्टेयर फसल डूब गई और 4.5 लाख जानवर चपेट में आए। असम में मवेशी सिर्फ जानवर नहीं है, वे किसान की आखिरी जमा पूंजी होते हैं। एक घर की दर्दनाक कहानी। 21 जुलाई की शाम करीब 7 बजे चराई देव के कलकुआं अभयपुरी गांव में रोहिणी देवरा के घर में पानी घुस जाता है। परिवार ऊंची जगह की तरफ भागने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि संभलने का मौका नहीं मिला। सबसे पहले तूतू मोनी और बेटी बदीसा बह जाती हैं। दोनों बेटे विद्युत और विप्लव मां और बहन को बचाने पानी में कूद पड़ते हैं, और तेज धार उन्हें भी बहा ले जाती है। कुछ ही मिनटों में एक घर के 4 लोग पानी में समा जाते हैं। सरकारी सहायता और सिस्टम पर सवाल उठने लगते हैं। परिवार का कहना है कि उन्होंने उस वक्त सरकारी हेल्पलाइन पर फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, और जब तक टीम पहुंचती वक्त निकल चुका था। यह आरोप गांव वालों का है, अदालत का फैसला नहीं, लेकिन आरोप इतना बड़ा है कि जांच तो होनी चाहिए। सुनने वाले के लिए खबर सिर्फ एक आंकड़ा है, अंक में 68 में 4 नंबर। लेकिन जिनके परिवार के सदस्य बहे उनके लिए यह सब कुछ था, राहत तो मिली ही नहीं उनको। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक राहत शिविरों में असम में फिलहाल 2157 बच्चे 53 के नीचे हैं। 187 ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं या जिन्होंने अभी अभी अपना बच्चा जना है।
सवाल यह नहीं कि शिविर नहीं होने चाहिए, डूबे हुए घर से शिविर बेहतर है। सवाल यह है कि उन शिविरों में कितनी आशा इनम तैनात है जिसका आंकड़ा कहीं नहीं मिलता। बादल फटने का झूठ और बारिश की सच्चाई। असम सरकार की तरफ से पहले कहा गया था कि नागालैंड में बादल फटा, लेकिन बादल फटना कोई मन की बात नहीं, उसका पैमाना होता है। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा पानी गिर जाए। नागालैंड के मून जिले में 19 जुलाई को 137 मिलीमीटर पानी गिरा, वो भी 8 से 9 घंटे में, यानी जो बताया गया वो हुआ ही नहीं था। कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री ने खुद माना कि बादल नहीं फटा, बारिश बादल फटने जैसी थी। सच्चाई यह है कि नागालैंड के 3 जिलों में और असम के चराइदेव में आम दिनों से 4 से 5 गुना ज्यादा पानी गिरा, जो मामूली बात नहीं है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक पूर्वोत्तर में इतनी बारिश कोई अनोखी बात नहीं है, वहां ऐसे पहले भी हुआ है। अकेले बारिश से इन बाढ़ों को समझाया नहीं जा सकता, खासकर वहां जहां पहली बार पानी भरा हो। सरकार ने सेना उतारी, एनडीआरएफ उतरी, हजारों लोग नाव से निकाले गए। असम में तटबंध 1954 में कुछ दिन के लिए अपनाई गई थी। तटबंध यानी मिट्टी की दीवार, क्योंकि वो जल्दी बनती है और सस्ती थी। यह बात जल संसाधन विभाग के अपने पन्नों पर लिखी है, लेकिन 70 साल बाद भी वही काम चलाऊ उपाय असम के मुख्य उपाय है। यानी पट्टी को हमने इलाज मान लिया, और हालात कितने भी खराब रहे, या मैं नहीं कह रहा, या असम के जल संसाधन मंत्री कह रहे हैं। सुशांत जी तटबंधों की कमजोरी और टूटने के आंकड़े भी उन्होंने कहा कि खुद विधानसभा में कह रहे हैं कि असम के करीब 4800 किलोमीटर तटबंधों में से 3000 किलोमीटर की पानी रोकने की ताकत खत्म हो गई है। यानी बाढ़ आने से पहले ही सरकार ने अपने कागजों पर हर 3 में से करीब 2 किलोमीटर दीवार कमजोर की थी, यह माना है। और इस बाढ़ में अप्रैल से जुलाई के बीच 18 जगह तटबंध टूटे थे, जो टूटते ही वो तबाही मचा दिए। सरकार का अजीब तर्क और हकीकत क्या था? अब सरकार का जवाब यह है कि मंत्री पीयूष हजारिका ने विधानसभा में कहा कि ज्यादातर तटबंध टिके रहे, पानी तो दीवार के 4-5 मीटर ऊपर से आया। तो सवाल यह बनता है कि अगर पानी दीवार के ऊपर से आना था तो 70 साल से हम दीवार बना किसके लिए रहे थे? और एक बात और ज्यादातर लोग नहीं जानते, यह दीवार पानी को गांव से आने से तो नहीं रोक पाती, पर एक बार पानी अंदर आ गया तो उससे लौटने जरूर नहीं देती है। पानी आता है एक दिन में और उतरता है हफ्तों में। जिस दीवार को ढाल बनना था वो ढाल नहीं, वो बाढ़ बन जाती है। विकास के नाम पर नए खतरे आने लगे, पर सिर्फ दीवार को दोष देना भी आधा सच है। तो बातें और हैं। पहली सड़कें, नई सड़कें ऊंची बना दी गई और कई जगह पुल की जगह छोटी पुलिया डाल दी गई। नतीजा क्या हुआ? पानी का पुराना रास्ता बंद हो गया, यानी जिसे हम विकास की सड़क समझ रहे थे वो कहीं कहीं एक और बांध बन गई। और यह बात मुख्यमंत्री ने खुद भी माना। बिल का खत्म होना, दूसरा बिल यानी वो दलदली जमीन जो बाढ़ का पानी खोल देती थी। शिवसागर के पानी देहिंग इलाके में 2001 में पानी करीब 19 वर्ग किलोमीटर में फैल गया था, 2021 में सिर्फ 6 में। जो जमीन पहले पानी पी जाती थी वो अब नहीं पीती, और वो पानी अब गांव में जाता है। तो पूरी तस्वीर देखिए, कमजोर दीवार, बंद रास्ता, सूखा हुआ स्पंज, ऊपर से 4 गुना बारिश। इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि यह आपदा अकेले आसमान ने नहीं बनाई है। अब कोई कहेगा कि आप तो पुरानी शिकायत पर नई घटना चिपका रहे हैं। भाई साहब, 3000 किलोमीटर दीवार कमजोर होने की बात सरकार ने इस बाढ़ के बाद नहीं मानी थी, पहले मानी थी। यह बाढ़ की सफाई नहीं है, यह उससे पहले का कबूलनामा है। अब सरकार का सवाल यह है कि जब असम में हर साल बाढ़ आती है तो फिर बाढ़ के नाम पर असम में जो पैसा खर्च किया जाता है वो जाता कहां है? सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया था 2023-24 में सिर्फ 16 किलोमीटर तटबंध के काम पर 67 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी करीब 4 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर के। 2021 से 2024 के बीच भी 637 परियोजना पर 3400 करोड़ से ज्यादा लगे। अब आप लय पकड़िए, हर साल पानी आता है, हर साल दीवार टूटती है, और हर साल पैसा जाता है, और हर साल हम चौंक जाते हैं। और यह सिर्फ शक नहीं है, 2024 में शिवसागर के एक तटबंध की मरम्मत में घटिया माल लगने का भी वीडियो सामने आया था। जांच बैठी, विभाग के 6 कर्मचारी सस्पेंड हुए। तो सवाल सीधा है कि इस बाढ़ के बाद कितनी जांच बैठी, कितनी एफआईआर हुई, कितने ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हुए?
और यह सवाल दिल्ली से भी उतना ही पूछा जाना चाहिए जितना दिसपुर से, क्योंकि इसमें केंद्र का पैसा भी लगता है। असम में हर साल बाढ़, हर साल लोगों की मौत, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? असम में बाढ़ कोई नई बात नहीं है, यह 70 साल से चली आ रही है बीमारी, ला इलाज है। तो देखिए, असम की इस बारिश का इलाज है, और यही सबसे बड़ी बात है। अपने देश का उदाहरण लीजिए, ओडिशा में हर साल तूफान आता है, ठीक वैसे ही जैसे असम में हर साल बाढ़। 1999 में वहां एक भयानक तूफान आया, करीब 10,000 लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद जो ओडिशा ने किया वो असम आज तक नहीं कर पाया। आपदा के लिए देश की पहली अलग संस्थान बनाई गई, सैकड़ों पक्के आश्रय बनाए गए जहां लोग पहले से जाकर बैठ सके, सायरन और मैसेज से चेतावनी पहुंचाने का इंतजाम किया गया, और गांव-गांव के लोगों की अपनी टीम खड़ी की गई। नतीजा ये क्या रहा? अब अगले बड़े तूफानों में लाखों लोग पहले से ही हटा लिए गए, और मरने वालों का आंकड़ा हजारों से गिरकर 10 से 15, 20 पर आ गया। अब समझने वाली बात यह है कि तूफान आना बंद नहीं हुआ, लेकिन लोगों का मरना बंद हुआ। तो यहाँ एक बात मैं खुद मान लेता हूं कि ओडिशा का तरीका इसलिए चला क्योंकि वहां खतरा एक तय जगह पर आता है, समुद्र के किनारे की पट्टी पर आश्रय बनाओ और काम हो गया। बाढ़ की पूरी बात यह है कि पानी वहां भी गया जहां कभी नहीं गया। मंत्री ने खुद विधानसभा में कहा कि नतीजा नजीरा, चराई देव और तीता बार ने ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं देखी थी। जो जहां बाढ़ कभी आई नहीं वहां आश्रय बनाने की सोचता कौन है? यानी असम में साबित किया जाना पहचाना खतरा संभाला जा सकता है, और असम की यह बाढ़ साबित कर रही है कि असम के पास खतरे का नक्शा ही पुराना पड़ चुका है, जो बताता है कि अब एक नए सिरे से असम को लेकर प्लान बनाने की जरूरत है, ताकि हर साल मरने वालों की संख्या को मिनिमम किया जा सके। और यह काम सरकार का है, हमारा नहीं। हमारा काम है सरकार को इस चीज को बारे में सजग करना। फिलहाल असम में पानी उतरने लगा है, यह बात सुनने में तो राहत लगा, लेकिन सच कहूं तो यह सब डरावना मोड़ है, क्योंकि जहां से पानी उतरता है वहां से खबर मरना शुरू हो जाती है। कैमरा हटने लगता है, हेडलाइट बदल जाती है, देश आगे बढ़ जाता है, लेकिन पानी उतरने के बाद जो दिखता है वो डरावना है। शिवसागर के गांवों में खेत पर बालू की ऐसी परत जमी है कि वहां खेती करना लगभग नामुमकिन है। यह वही शिवसागर है, लाचित बर्फ फूकन की जमीन, साल में एक दिन हम उनका नाम लेते हैं, बाकी 364 दिन उनकी जमीन को नॉर्थ ईस्ट कहकर एक शब्द में निपटते हैं। तो सवाल यह है कि मांग क्या है? सिर्फ 3 मांग। तटबंध के इलाज मानना बंद कीजिए, सड़क और बिल को भी उसी बहस में लाइए। हिसाब हर साल जो करोड़ों लगते हैं उसकी पूरी लिस्ट हर गांव के दरवाजे पर चिपके। और इसकी तीसरी जो सबसे जरूरी सवाल है, खतरे का नया नक्शा, जो जगहें पहली बार डूबी हैं वो अब बाढ़ वाला इलाका मानी जाए, और वहां भी पक्का आश्रय हो और पहले से पहुंचने वाली चेतावनी। यह सपना नहीं है, ओडिशा में हुआ है। मुझे खुद शर्मिंदगी है कि इतने दिन बाद इस विषय पर बात रखने का दुख है। हर साल सरकार आग बुझाने आती है और हर साल तालियां बजती हैं, पर बाल्टी आज भी छोटी है। चलते चलते एक बात कहूंगी कि शुरू से मैंने आपसे कहा था कि अगर आसमान ने यह नहीं किया तो किसी ने तो किया है। अब आपने पूरी बात सुन तो ली, कमजोर दीवार, बंद रास्ता, सूखा स्पंज और पुराना सड़क, चुका नक्शा, तो जवाब आपके पास है। दूसरी बात यह है कि 68 मृत्यु का आंकड़ा आखिरी आंकड़ा नहीं है। जैसा कि हमने कहा, मुख्यमंत्री खुद कहे कई इलाकों तक लोग पहुंचे नहीं, यानी 68 उन लोगों की गिनती है जो मर गए हैं, 68 वहां तक की गिनती है जहां कोई पहुंचा नहीं। अगली गिनती कौन करेगा? और क्या वो दिन आएगा जब असम में बाढ़ या आएगी लेकिन लोगों की जिंदगी नहीं जाएगी? हमें लगता है कि इस सवाल को आपको भी उठाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से हमारी अपील है कि सुझाव हमने दिए हैं उस पर वो अमल करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? और मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, पहले मैंने वीडियो कलेक्ट किया, स्क्रिप्ट कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ये वीडियोस बनाया है। तो आप एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।